एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज मैं जीसी लियोंग की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम पूरी जीसी लियोंग को कवर करेंगे लाइन बाइज लाइन, और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं और जो 2026 में भी देंगे, 27 में भी, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं लाइन बाइज लाइन इस चीज़ को कवर करूँगा। और जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए तो रिवीजन के लिए काम करेगी, और जिनका एग्ज़ाम नहीं है उनको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो जाएगी पूरे जीसी लियोंग बुक के बारे में, और उनको इजी रहेगा खुद से भी पढ़ना। हालांकि मैं तो ये पूरी ही पढ़ा दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 जीसी लियोंग का, जो कि है द अर्थ एंड द यूनिवर्स। तो द अर्थ एंड द यूनिवर्स चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में, ऑब्वियसली बात है, इस चैप्टर के मतलब हेडिंग से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि इसके बारे में, अर्थ एंड यूनिवर्स के बारे में चीज़ों को जानेंगे। तो जो फर्स्ट हेडिंग है क्या कि एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। यूनिवर्स को हम देखते हैं बेसिकली, अगर आप देखते हैं तो रात में अगर आप देखेंगे तो स्काई में आपको रात के समय में आपको जो स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए स्टार्स दिखेंगे। ठीक, स्टार्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कई बार क्या होता है कि वो बहुत बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं हमारी अर्थ से भी, लेकिन हमको बहुत छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमारी अर्थ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। और मिलियंस, मतलब अगर आप देखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा स्टार्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि कुछ जो बड़े बड़े तारे होते हैं वो लगभग मिलियंस ऑफ टाइम बड़े होते हैं अर्थ के साइज़ के। और ये जो स्टार्स हैं वो स्कैटर्ड नहीं है एक रेगुलरली स्पेस में, मतलब जस्ट लाइक कि ऐसा नहीं है कि रेगुलरली स्कैटर्ड इन द सेंस कि कहीं पे बहुत सारे हैं, कहीं पे बहुत कम हैं। मतलब ये चीज़ नहीं है कि यहाँ पे 10 हैं तो आगे भी 10 होंगे, इस तरीके से। ठीक, तो वो कई बार क्लस्टर्स में जिस टाइम पे हो जाते हैं तो उनको डिस्क्राइब कर दिया जाता है गैलेक्सीज या नेबुलास करके। ठीक, अगर हम देखते हैं तो हमारी जो अर्थ है वो भी एक तरीके का स्टार ही है। हर एक जो गैलेक्सी होती है उसमें लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा तारे होते हैं, यानी कि गैलेक्सी जो होती है एक तारामंडल टाइप से, यानी कि 100 मिलियन स्टार्स जो होते हैं उनको हम पूरे गैलेक्सी बोल देते हैं। और ये माना जाता है कि जो हमारी खुद की जो गैलेक्सी है उसको उसका नाम जो है वो मिल्की वे है, और उसके अंदर लगभग 1 लाख मिलियन स्टार्स आपको उसमें देखने को मिल जाते हैं। और ये जो स्टार्स हैं ये हमको मतलब बहुत छोटे दिखते हैं हालांकि, बट अगर हम टेलीस्कोप से दिखें तो हमें उसका थोड़ा बहुत बड़े साइज़ के भी दिख जाते हैं, और ये बहुत बहुत दूरी पे होते हैं, हमको लगता है कि ये पास ही में है। और जो मतलब ये जो स्पीड है, यानी कि ऑब्वियसली बात है कि जो वहाँ से जो लाइट आ रही है वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है, लगभग 1,86,000 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से उनकी लाइट आपको देखने को मिल जाती है। देखो, कोई भी चीज़ आपको तब दिखती है ना जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है। बिना लाइट के आप किसी चीज़ को नहीं देख सकते। अंधेरे में आपको चीज़ें क्यों नहीं दिखती हैं? बिकॉज कोई भी लाइट नहीं है जो कि रिफ्लेक्ट होके सामने ऑब्जेक्ट पे पड़े और आपको वो वापस दिखे। ठीक, और अगर आप देखते हैं तो जो फिर सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर आपको पता है हमारा जो सन है, वो एक मेन सेंटर है एक तरीके से, और सन उसके चारों तरफ हमारे 9 जो प्लैनेट्स है वो घूमते हैं। और मतलब अगर देखा जाए तो ये जो प्लैनेट्स है वो डेवलप हुए हैं गैसियस एंड जो अदर जो छोटी मोटी बॉडीज़ होती हैं उनके मिलने के कारण। और जितने भी ये प्लैनेट है वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वो भी एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक, एकदम जस्ट लाइक जैसे अर्थ जो है वो भी हमारे सन के चारों तरफ घूमती है। और ये जो अर्थ है वो सारी चीज़ें जो ब्रह्मांड में जो अधिकतर जो चमक रही हैं वो किसकी वजह से चमक रही हैं? क्योंकि सूरज की वजह से। जो चंद्रमा है वो भी हमें रात में चंद्रमा की वजह से ही चमकता है। क्योंकि चंद्रमा पे सूरज की लाइट पड़ती है और वो फिर रिफ्लेक्शन होकर अर्थ पे आती है तो हमें दिखता है चंद्रमा चमक रहा है। हालांकि जो मून है उसकी कोई ऐसा कोई लाइट नहीं है। ओके, बाकी जो ये स्टार्स हैं इनके अंदर रिएक्शंस होती रहती है तो वो आपको दिखते हैं। ठीक, तो मतलब उनका जो सोर्स है वो एकदम, मतलब ये भी नहीं कहेंगे कि सारा सोर्स सन ही है, बट जो स्टार्स हैं उनके अंदर में गैसियस रिएक्शन चलती रहती है। जैसे जैसे सन है, सन क्यों चमक रहा है? क्योंकि उसके अंदर भी रिएक्शन चलती रहती है। जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, जो हीलियम है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता रहता है। ओके, जो सन है उसका जो सरफेस टेम्परेचर वो 6,000 डिग्री सेल्सियस का होता है लगभग। फ़ारेनहाइट में देखें तो 10,800 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एंड लगभग वो इंक्रीज़ हो सकता है, मतलब लगभग 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का, और लगभग 36 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो उसका सरफेस है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गैसेस वगैरह देखने को मिल ही जाती हैं। और लाइक एक वोल्केनो की तरफ से, वोल्केनो की तरह से उसमें आपको इरप्शन देखने को मिलता है आग का, एक ज्वालामुखी टाइप से। और जो सन है वो ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल है क्योंकि हम उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ से वो लगभग 3 लाख गुना बड़ा है। अब आप समझ लो
1 गुना, 2 गुना, 100 गुना, इतना नहीं 3 लाख गुना वो अर्थ से बड़ा है। अब आप उसका साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो 9 प्लेनेट है उसमें से अगर देखते हैं तो जो मरकरी है वो स्मॉलेस्ट है और वो क्लोज है सन के और लगभग 36 मिलियन माइल्स अवे है। ये कंप्लीट करता है ऑर्बिट सबसे छोटे स्पेस टाइम में, जितना अर्थ है उससे कम समय में। ऑब्वियसली बात है, जो जितना पास होगा उसको उतना कम ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, सन के चारों तरफ, मतलब जैसे ये सन है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मरकरी। मरकरी के जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी वो कम होगी, थोड़ा सा दूर है अर्थ, तो उसका मतलब वो ये कि जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ती रहेगी और फिर उसी हिसाब से जो डेज हैं उसका चक्कर लगाने के सन के वो भी बढ़ते ही रहेंगे। जो मरकरी है वो लगभग 88 डेज में उसका चक्कर लगा लेता है। फिर वीनस जो है वो ट्वाइस डिस्टेंस पे है सन, मतलब ट्वाइस द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन, और ये मतलब मरकरी से नेक्स्ट वाला प्लेनेट पड़ता है वीनस। और इसको कई बार अर्थ का ट्विन बोल दिया जाता है या अर्थ की सिस्टर भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ये आपको कभी कभी सुबह मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि ये एकदम अर्ली मॉर्निंग में भी आपको दिख जाता है कई बार, और शाम के समय भी आपको दिखता है। जो सबसे चमकता हुआ जो तारा टाइप से दिखेगा कई बार वो आपका यही होता है, वीनस होता है। ठीक, और अगर आप देखते हैं फिर उसके बाद हमारा अर्थ आता है। अर्थ के ऊपर आपको पता है कि यहाँ पे लिविंग थिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जीने वाली जो कंडीशंस हैं वो पूरी फुलफिल होती हैं। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर जाती है। और काफ़ी अदर प्लेनेट जस्ट लाइक जैसे अर्थ है उसकी खुद की एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं। नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब ये नहीं है कि ये इसरो ने बनाया है मून है या नासा ने बनाया है मून, ये एक नेचुरल है और लगभग 2,38,900 माइल्स अवे है। और ये भी जो पृथ्वी है उसके चक्कर काटता है, ये चक्कर काटता है 27 दिन में। ठीक, 27 दिन में ही पृथ्वी के चक्कर काटता है। और अर्थ जो है रिवोल्यूशन करता है किसका, सन का 365 दिन में, जिससे कि हमारा पूरा साल डिसाइड होता है। और फिर उसके बाद आता है आपका मार्स। मार्स पे आपको पता है मिशन भी भेजे गए हैं कई बहुत सारे, जस्ट लाइक जैसे इसरो का मिशन था मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन करके। और यहाँ पे भी वो मिशन इसलिए भेजे गए कि हाँ चलो देखा जाए कि वहाँ पे लिविंग कंडीशंस है कि नहीं है। ठीक, हालांकि ये जो मार्स है ये थोड़ा आपको रेड कलर का देखने को मिल जाता है। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ये रेड कलर का क्यों दिखता है, इफ़ अगर आप लोगों को पता हो तो। ऑब्वियसली बात है पता ही होगा तो कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, नहीं नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आंसर पिन कर देंगे। फिर उसके बाद आता है जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा प्लेनेट आपको देखने को मिल जाता है। जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है, इसका जो सरफेस है वो काफ़ी सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन से। और ये दूसरे प्लैनेट से थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसके 12 सैटेलाइट हैं जो कि इसके चारों तरफ घूमते हैं। एंड लगभग 485 माइल्स अवे है, ये मिलियन माइल्स अवे है सन से। और जो इसका सरफेस है वो बहुत कोल्ड है, प्रोबेबली लगभग -200 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। और सेल्सियस में देखें तो 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। देखो ये पूरा एकदम डिस्टेंस से रखिए सन से, मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो तो हालांकि अब इससे जो सोलर सिस्टम है उसकी डेफिनेशन से आउट ही कर दिया गया है। और आपको पता है एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पे है, एस्ट्रॉइड आपको मार्स एंड जुपिटर के बीच में देखने को मिल जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जो यूनिक प्लेनेट वो आता है सैटर्न, जिसके 3 रिंग्स हैं, यानी कि उसके बाहर बादलों की एक रिंग बनी हुई सी है और उसके 9 सैटेलाइट्स हैं जो कि उसके चारों तरफ घूमते हैं। अगर देखा जाए तो ये जुपिटर के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, ये भी काफ़ी दूरी पे है सन से। ठीक, उसको लगभग 29 साल लगते हैं जो ऑर्बिट को कंप्लीट करने में सन के चारों तरफ। उसके बाद आता है 7th प्लेनेट यूरेनस, जो कि एस्ट्रोनॉमर को पता ही नहीं था लेट 18 सेंचुरी तक, उसके बाद में ये पता चला। ये फेंट ब्लूइश ग्रीन डिस्क की तरह है, एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप से इसको देखा गया था। ये अनदर बहुत बड़ा एक प्लेनेट है, लगभग 50 गुना है ये अर्थ से और 15 गुना हैवी है ये हमारी पृथ्वी से। और जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं उससे क्या है कि ये जो यूरेनस है इसकी जो ऑर्बिट है वो चारों तरफ सन के वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, लगभग मतलब ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। और इसके साथ साथ 5 सैटेलाइट और रिवॉल्व करती हैं। और 2 आउटर मोस्ट प्लेनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में जैसे नेपच्यून एंड प्लूटो,
वो जस्ट विजिबल है सिर्फ टेलीस्कोप से, मतलब बाकी इतना ऐसा कुछ इतना खास नहीं पता है, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो सिर्फ विजिबल हुए हैं ये। इनकी जो डिस्कवरी है वो रिजल्ट है मैथमेटिकल कैलकुलेशन का और इरेगुलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट का। उनसे हमें थोड़ा पता चला कि हाँ ये भी प्लेनेट एग्जिस्ट करते हैं। नेपच्यून जो है वो क्लोजली रिसेंबल करता है यूरेनस की तरह ही, बट इसके ओनली 2 नोन सैटेलाइट हैं जो कि प्रोबेबली काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो सकती हैं। और जो प्लूटो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है अर्थ से, मतलब इतना भी नहीं बट हाँ छोटा है अर्थ से। और जो ऑर्बिट है प्लैनेट्स की वो उसकी जो सर्कुलर नॉट सर्कुलर बट इलिप्टिकल है। एज द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स आर नॉट सर्कुलर बट इलिप्टिकल आपको देखने को मिल जाती है। और जो डिस्टेंस है प्लूटो की सन से ड्यूरिंग पेरिलियन, यानी कि पेरिलियन और एपिलियन क्या होता है, जब कोई भी प्लेनेट जस्ट लाइक जैसे अर्थ है जब वो पास होती है तो उसको पेरिलियन बोलते हैं। एपिलियन यानी कि जिस टाइम पे अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत मतलब दूर पे होती है। तो जिस टाइम पे पेरिलियन होता है तो जो सन है उसके बीच की डिस्टेंस मतलब व्हेन इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन पास में होता है तो उसकी डिस्टेंस 2786 मिलियन माइल्स होती है। एपिलियन के समय पे इसकी 4566 मिलियन माइल्स अवे हो जाता है। ये कितना मतलब सन से। जो प्लूटो है लगभग 247 इज़ नॉट लेस देन 247 ईयर ऑन अर्थ। ड्यू टू देयर वेरी रिसेंट डिस्कवरी एंड देयर एक्सट्रीम रिमोटनेस फ्रॉम द अर्थ वेरी लिटिल इज सो फार नोन अबाउट दिस टू प्लेनेट। मतलब अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको पता लगाए हुए, और प्लस ये बहुत ज़्यादा दूरी पे है तो इतना कुछ हम इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। और हालांकि अगर देखा जाए तो जो शेप है वो अर्थ की कैसी है, कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो अर्थ है वो मतलब बोला गया पहले कि जो अर्थ है वो गोल नहीं है, वो फ्लैट है। इस तरीके से फ्लैट है, अगर मतलब अगर फ्लैट होती तो फिर लोग बोलते हैं कि जो ये समुद्र में जो जहाज़ चलते हैं वो नीचे जाके कहीं ना कहीं तो गिर जाते, तो फिर ये गिरते क्यों नहीं है। ठीक इस तरीके की काफ़ी सारी थ्योरीज आई और फिर इनको प्रूफ करने के लिए तमाम सारी चीज़ें भी दी गई, एविडेंस दिए गए स्फेरिसिटी को लेके कि हाँ अर्थ जो है वो स्फेयर में है। तो सरकम नेविगेशन वगैरह का इस्तेमाल करके कि अगर आप देखेंगे कि भाई साहब तो गोल घूम के आप वहीं पे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप गोल घूम के वहीं आ जा रहे हैं तो ये एक स्फेयर टाइप में आपको अर्थ देखने को मिल जाती है। और इफ़ अगर आप इसको मान रहे हैं कि ये मतलब नहीं है स्फेयर में, तो फिर ये जो शिप है वो जो चलते हैं वो कहीं ना कहीं गिरने चाहिए। और जो सर्कुलर होरिजन है ठीक, जो डिस्टेंस है वो व्यू मतलब काफ़ी दूरी से आपको जो शिप का डेक है वो दिख जाता है। अगर वो फ्लैट होता तो मतलब कैसे दिख जाता, और कई बार वो जब जाता है तो कई बार उसकी चीज़ें दिखती भी नहीं है। मतलब ऑब्वियसली बात है, जैसे ये है ये अब इधर जाने लगा शिप तो ये आपको डेक नहीं दिखेगा, लेकिन अगर फ्लैट होता तो ये दिखता। ठीक, तो फिर ये ऐसा क्यों होता है, अगर ये कर्व में नहीं होती तो फिर ये सारा एकदम एकदम एग्जैक्टली डिट्टो दिखता ना। अगर मतलब जस्ट लाइक जैसे ये शिप ऐसा सीधा चल रहा है तो पूरा वो दिखेगा, लेकिन ये दिखना क्यों बंद हो जाता है फिर इस तरीके से अगर ये स्फेरिसिटी में नहीं है तो। ठीक, तो इस तरीके काफ़ी रीज़न दिए गए, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट तो ये खासकर है नहीं। और सनराइज़ और सनसेट का भी एग्जांपल दिया गया कि देखो यार सनराइज़ जो होता है और जो सनसेट होता है प्लस ये जो डे और नाइट होती है, अगर ये पूरा एकदम फ्लैट होता तो सब जगह सेम ही होता ना, मतलब सब जगह सेम ही डे निकलता और सेम ही नाइट होती। तो अलग अलग क्यों हैं, तो देर इज़ सम क्या कि यहाँ पे स्पेरिसिटी आपको देखने को मिल जाती है अर्थ में, वरना हर जगह सेम सारी चीज़ें देखने को ही मिलती हैं आपको। ओके, तो ये कुछ इस तरीके के एविडेंस वगैरह भी दिए गए, और बहुत सारे कि लूनर एक्लिप्स वगैरह के वही कि जो सूर्य वो जो चंद्रमा है वो इस तरीके से घूमता है तो वो आपको आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी नहीं दिखता है। तो ये ऐसा कारण क्यों है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको देखेंगे, और फिर फोटोग्राफ्स वगैरह भी लिए गए तो उनसे सब जाके बाद में पता चला कि हाँ ये अर्थ स्फीयर है। अगर लिटरल मीनिंग में दिया बोला जाए तो इसको हम जियोइड बोलते हैं। जियोइड एक शेप का ही नाम दे दिया, यानी कि अर्थ की को ही एक शेप बना दिया। जियोइड यानी कि शेप लाइक अर्थ, यानी कि शेप लाइक अर्थ, जस्ट लाइक जस्ट सर्कल है वो गोल होता है, तो जियोइड बोल दिया कि पृथ्वी की तरह आकार। ठीक, मतलब कई बार अगर देखा जाए तो पृथ्वी पूरी तरीके से इलिप्टिकल भी या स्फेरिकल भी नहीं है वो, क्योंकि उसके जो एज है वो थोड़े से कई बार मतलब इस तरीके से हो जाता है। ठीक, मतलब एकदम पूरा स्पेयर में भी नहीं दिखेगा तो इसलिए ज्योइड बोल देते हैं, हालांकि है तो वो स्पेरिकल में ही। ठीक, अर्थ का जो मूवमेंट आपको दो देखने को मिलते हैं, एक होता है रिवॉल्यूशन जो कि चारों तरफ घूमता है किसके सन के, एक होता है रोटेशन जो कि अपने ही एक्सिस पे घूमती है अर्थ। ठीक,
तो जो सन है, सन के चारों तरफ लगाने में चक्कर उसको 365 दिन लग जाते हैं, और जो अपनी एक्सिस पे उसको घूमने में 24 घंटे लग जाते हैं। तभी आपको दिन रात जैसा सीन होता है, क्योंकि घूमते घूमते पहले इस वाली साइड में सूरज की किरणें पड़ेंगी, फिर अगर घूम जाएगी तो जो इसकी बैक साइड है वहाँ पे सूरज पहुँच जाएगा। ठीक, वहाँ पे सूरज की किरणें पड़ेंगी, तो यानी कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी घूमती है, जिसको रोटेशन बोल दिया जाता है, और बाकी रिवोल्यूशन करती है वो सन के चारों तरफ। ठीक, और जिसकी वजह से आपको डे एंड नाइट वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। अर्थ का रिवोल्यूशन जो है वो 18.5 मिलियन पर सेकंड की रफ्तार से होता है, यानी कि सूरज के चारों तरफ, और आपको पता भी नहीं चलता है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और लगभग एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, जैसे मैंने बताई, 365 दिन वगैरह लग जाते हैं। और फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो वेरिएशन होता है लेंथ में डे एंड नाइट की, वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होता है, क्योंकि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री के एंगल पे, है कि नहीं। और उसकी वजह से जब वो अपने एक्सिस पे घूमती है तो उससे डे एंड नाइट जैसे सिचुएशन आपको देखने को मिल जाती है। ये सारी चीज़ें तो आपको वैसे पता भी होंगी, इसमें इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होने का कुछ फ़ायदा है नहीं। ओके, बाकी इतना कुछ इक्विनोक्सिस बता देते हैं जो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण होते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो, कई बार क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है सूरज के उससे डिपेंड करता है। ये जो इक्विनोक्सिस है इसका मतलब होता है इक्वल नाइट्स। ठीक, आपको देखने को मिलेगा 21 जून में, 21 जून के समय पे जो मतलब जो सन है वो एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो एकदम सीधे पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक, 21 जून को, और उस दिन बोला जाता है काफ़ी गर्मी वगैरह होती है। और आपको बोला जाए तो वो लॉन्गेस्ट डे भी बताया जाता है, नॉर्थन हेमिस्फेयर में ये होता है। ठीक, नॉर्थन हेमिस्फेयर में ये आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, विंटर सोल्स्टिस होता है। विंटर सोल्स्टिस में विंटर सोल्स्टिस में क्या होता है कि जो कैप्रिकॉर्न पे पूरा जो सन है उसकी किरणें पड़ जाती हैं। ठीक, और फिर साउथर्न हेमिस्फेयर में ये जो मतलब उस दिन लॉन्गेस्ट डे माना जाता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो दो भागों में डिवाइडेड है ना, अपर वाले को नॉर्थन हेमिस्फेयर, इसको साउथर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो जिस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की किरणें पड़ेंगी तो ये लॉन्गेस्ट दिन, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेंगे तो ये लॉन्गेस्ट दिन हो जाता है। ठीक, हमारे लिए विंटर में जैसे ही सूरज की किरणें यहाँ पे ज़्यादा पड़ने लगती हैं तो हमारे लिए विंटर हो जाती है, और जब यहाँ पे ज़्यादा पड़ने लगती है किरणें तो हमारे लिए क्या हो जाता है, समर हो जाती हैं। ठीक, वो किरणों पे डिपेंड करता है कि सूरज की किरणें कहाँ पे कैसे कितनी पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही हैं। ये तो एकदम बेसिक चीज़ है, ये आई होप कि आप लोगों को तो ये पता ही होगी, तो इसलिए ज़्यादा इतना कुछ खास जाने का इसमें कोई मतलब है नहीं। और इसके रोटेशन की वजह से ही आपको पता है कि वो सीज़न चेंज होते हैं। ठीक, तो ये अब ध्यान रख लेना। ओके, जो पीरियड होता है किसमें, सनराइज़ और फुल फुल डे लाइट में, उसको डॉन बोला जाता है। और जो समय होता है सनसेट और कंप्लीट डार्कनेस के बीच में, उसे ट्विलाइट बोला जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी हैं तो कई बार आप लोगों के काम भी आ जाती हैं। यानी कि सनराइज़ और फुल डे लाइट के बीच का समय डॉन, और सनसेट और कंप्लीट डार्कनेस के बीच में उसे ट्विलाइट बोलते हैं। ठीक, चलिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता देते हैं आपको। देखो, अर्थ पे देखो, अगर आप इसको ऐसा समझ लो, अभी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड छोड़ो, ये एक्स एक्सिस है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसके कैपेसिटी को मैं बढ़ा देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, ऐसे मान लेते हैं, ये एक लेटी हुई लाइन है, एक लंबी लंबी लाइन है। अगर मेरे को एक एग्जैक्ट लोकेशन निकालनी होती थी, मतलब जस्ट लाइक जैसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते थे, ये 1 2 3 4 इस तरीके से, या 1 2 3 4, अब मेरे से बोल दिया जाए 3 और 3 को डॉट को मिलाओ, यानी कि एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 3, तो ऑब्वियसली बात है ये कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ये 3 है यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा ऊपर चले जाओ यहाँ पे 3, तो यानी कि एक एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई ना मेरे को कि सर 3 एक्स एक्सिस पे और 3 वाई एक्सिस पे, तो यानी कि एक एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को पता चल गई जहाँ पे दो मीटिंग पॉइंट हुए, किसके, यानी कि दोनों लाइन के, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के। ठीक, तो यहाँ से मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। अब आप वही है
कि जो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको देखने को मिलते हैं पृथ्वी पे, वो आपको क्या करते हैं, वो आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया देते हैं कि हाँ भाई साहब ये लोकेटेड यहाँ पर है। तो जो अर्थ है वो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर लाइंस है, नहीं, ये हमारी इमेजिनरी लाइंस है, हमने ये ड्रॉ करी है इमेजिनरी। ठीक, ये लाइंस पृथ्वी पे नहीं है, जैसे कि हम पता कर सके। अब देखो जैसे ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी पे ये इस तरीके से लाइंस है, ठीक, लाइंस है ये क्या है, ये लेटी हुई है, लेटी हुई को लैटिट्यूड बोलते हैं, और लंबी लंबी को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। अब मेरे को पता करना हो कि किसकी लोकेशन क्या है, ठीक, तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या करूँगा इसमें कि सर जहाँ पे ये दोनों मीटिंग लाइन मिल रही होंगी तो वहाँ के आप एक्सेस देख लो, तो वहाँ पे आपको सीधा सीधा उस लोकेशन का पता चल जाएगा। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस एक्सेस का पता कर लो, जहाँ पे दो लाइंस मिल रही हैं आपस में वहाँ पे आपको एकदम सीधा लोकेशन पता चल जाएगी। नहीं भी मिल रही है कोई दिक्कत नहीं है, जो लाइन जहाँ से पार हो रही है वहाँ से आपको पता चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो मीट ही करती हैं। तो आपको लोकेशन कैरी करने में, मतलब लोकेशन इन द सेंस फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है जब आप इस तरीके से मीटिंग पॉइंट से पता करने, वरना हमको क्या पता कि कौन सा कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ठीक, गूगल मैप क्या करता है, गूगल मैप भी तो आपको क्या बताता है, वो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बेसिस पे ही तो बताता है, सबसे पहले वो वही निकालता है। ठीक, उससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट है और यहाँ पे ये एग्जैक्टली लोकेटेड है। तो जो अर्थ है उस पे दो लाइंस डिवाइडेड है, देखो जो लेटी हुई लाइन उनको लैटिट्यूड, और जो लंबी लंबी लाइन उनको लॉन्गिट्यूड, मतलब ये वाली लाइन जो है लंबी लंबी उनको लॉन्गिट्यूड। और जो इस तरीके से लाइन ड्रॉ है यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, वो वेस्ट टू ईस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड, लेटी हुई लैटिट्यूड, ऐसे समझ लो। ठीक, जो लैटिट्यूड है वो एक एंगुलर डिस्टेंस है, एक तरीके से ये पैरेलल होती है इक्वेटर के, जो कि, चलो मैं अब आपको इसको एक अलग सिंपल वे से बताता हूँ। देखो जस्ट लाइक जैसे ये अर्थ है, अर्थ के अंदर में ये लाइन होगी, अच्छा चलो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा और पेंसिल को कम कर लेते हैं जिससे कि और इजी से आपको पता चल जाएगा इसका स्ट्रोक। ठीक है इतना, तो ये अर्थ है हमारी, ठीक, अर्थ के ऊपर ये जो इस तरीके से लेटी हुई लाइन है वो क्या हो गया, लैटिट्यूड, और जो लंबी लंबी लाइन है ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक, और अर्थ जो है, अर्थ जो वो इक्वेटर से क्या है, वो मतलब मान लेते हैं कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर से वो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। ये इक्वेटर है, ऊपर है नॉर्थन हेमिस्फेयर, नीचे है साउथर्न हेमिस्फेयर, साउथर्न हेमिस्फेयर, ओके। और इक्वेटर जो इधर है वो है ईस्ट, इधर है वेस्ट, और ऊपर है नॉर्थ, और सॉरी क्या हो गया ये उल्टा लिख दिया, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, इधर है वेस्ट और इधर है ईस्ट, ऊपर है नॉर्थ और नीचे है साउथ। अब आप खुद देखो, देखो जो बीच की एक इसमें जो लाइन होगी यानी कि वो एकदम अर्थ को बीच से डिवाइड कर रही होगी, एक नॉर्थ वाली साइड में और वेस्ट, मतलब ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में, ठीक, इस तरीके से। और एक जो ये इक्वेटर है वो इसको डिवाइड कर रही है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में और साउथर्न हेमिस्फेयर में, ठीक। इससे अब जैसे आपको कोई भी लोकेशन निकालनी है तो आपको मान लीजिए कि आपको इस लोकेशन पे जाना है, कि जैसे ये लोकेशन है, तो यहाँ पे जो लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो कई बार जैसे आपने देखा होगा कि वो लिखा रहता है कि 48 डिग्री ईस्ट, तो 48 डिग्री ईस्ट क्या मतलब, वो 48 डिग्री लैटिट्यूड ईस्ट इधर साइड बोलता है, 48 डिग्री वेस्ट तो इधर साइड में। तो यानी कि यहाँ पे जो ये बीच में जो डिवाइड करती है उसको जीरो लाइन बोल देते हैं। ये जैसे इक्वेटर है इसके जीरो लाइन, इससे ऊपर होंगे डिवाइडेड लाइन जितनी भी है और उससे नीचे की जितनी भी लाइन है, ठीक। मान लेते हो ऊपर 90 है नीचे 90, तो यानी कि टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं 180, इक्वेटर को जोड़ लेंगे तो 181 हो जाएगा, ठीक। और ये जो है जो इधर ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर रहा है ये भी इस तरीके से डिवाइडेड है, ठीक। तो अब जैसे जो इस वाले पार्ट के होंगे इसमें आपको ईस्ट लोकेशन देखने को मिलेगी कई बार, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ वेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक, एक तरीके से। अब जैसे यहाँ पे कोई भी एक लोकेशन है, मैं जस्ट लाइक जैसे आपको बता देता हूँ कि कई बार आपको क्या बोल देता है, जैसे आपको इसमें लोकेशन दे दिया है कि ये तो चलो मैंने आपको बता दिया कि जो साउथ पोलर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में वो डिवाइडेड है, तो 180 डिग्री मतलब 180 लाइंस आपको देखने को मिल जाती हैं लैटिट्यूड की, ठीक। और लॉन्गिट्यूड की अगर आप देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड की आपको मतलब कितनी देखने को मिल जाएंगी, लगभग
360 डिग्री। अच्छा, ये तो चलो कुछ और बता रखा है इसने। ये भी आपको 180 मतलब के आसपास देखने को मिल जाती है, जो कि एंगुलर डिस्टेंस में ये इसको डिवाइड करती हैं। ठीक, तो यानी कि ये भी कितनी होती हैं, ये भी 180 डिग्री आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि 180 लाइन है ये भी। यानी कि इधर साइड भी 180, इधर साइड 90, इधर साइड 90। ठीक, और ये ऊपर साइड 90, नीचे साइड 90। ठीक, अब जैसे आपको कोई भी इसमें लोकेशन का इसमें दे रखा है कि कुछ नहीं, लोकेशन अगर किसी की बता रखी हो तो बता देते हैं। अब जैसे वो बोल देता है, मान लीजिए कि आपको बोल दिया उसने 52 डिग्री लेटीट्यूड, 52 डिग्री नॉर्थ। ठीक, ये मान लेते हैं। तो 52 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ, तो यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ में लेटीट्यूड, तो मान लीजिए कि ये 52 डिग्री पे है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और साथ में उसने दे दिया कि लॉन्गिट्यूड 52 डिग्री, तो ये, तो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगी वो आपकी एक एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल जाएगी। ठीक, ऐसी ही इंडिया की वो लोकेशन बताता है। ठीक, इंडिया की लोकेशन नहीं बताता कि इंडिया की लोकेशन एक्सटेंट कितनी है, बोलता है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से लेके, और मतलब आई थिंक मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, 36 डिग्री 37 डिग्री 27 मिनट समथिंग। ठीक, एग्जैक्टली वो आपको लोकेशन दे देता है। तो उससे क्या पता चलता है कि उसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है हमारे इंडिया का। एक और चीज़ ध्यान रखना है, इसी की वजह से ही हमारा टाइमिंग चेंज होता है। टाइमिंग चेंज कैसे होता है, इसकी वजह से ही हमारा टाइमिंग वगैरह, ये टाइम जोन सारे डिसाइड करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री के अंदर में क्या होता है, जस्ट लाइक जैसे ये अर्थ ही थी, तो जैसे ही आप इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये मान लेते हैं कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ये ऊपर 5 डिग्री पे है, और फिर ये 10 डिग्री पे आ गया। तो ऑब्वियसली बात है, देखो 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। 1 डिग्री 1 डिग्री लेटीट्यूड वगैरह इन सब में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो अब देख लो, जैसे कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो एक टाइम फ्रेम है वो पूरा डिफरेंस चलता रहता है, और हम टाइम का कैसे पता लगाते हैं। तो हम ग्रीनविच टाइम है, ग्रीनविच लाइन हमने मान लिया जो कि लंदन से होके गुजर रही है। ठीक, अब उसने बोल दिया कि इधर साइड इतने लैटिट्यूड। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप इधर साइड में आओगे, इधर साइड में आओगे तो आपका जो टाइम है वो इंक्रीज होगा, और इधर साइड में जाओगे इस लाइन से ग्रीनविच के, तो उस समय पे आपका टाइम डिक्रीज होगा। मान लीजिए कि यह हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जो कि ग्रीनविच लाइन है, जो कि लंदन से होकर गुजर रही है। और यहाँ पे बोल दिया कि 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री लैटिट्यूड टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक, इस तरीके से उसने बोल दिया। तो यानी कि आप अब खुद बताओ कि कितने डिग्री का टाइम बढ़ जाएगा। सर 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ता है, तो 4 चौक 16, यानी कि 16 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जो भारत है उसका टाइम 5.5 घंटे आगे है। यानी कि हमको अगर अपना टाइम निकालना हो तो हमें 5.5 घंटे आगे करना पड़ता है। लंदन में मान लीजिए कि 6 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्यों 5.5 घंटे आगे, क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस, यानी कि वो जो लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस आ जाता है किसमें, लंदन और इंडिया की पोजीशन में। तो 1 डिग्री में चार, वो 1 लॉन्गिट्यूड डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। ठीक, अब इस तरीके से जब हमारे लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है तो उसके जैसे टाइम में भी डिफरेंस आ जाता है। अब आप भारत के अंदर भी देख सकते हैं, तो जो गुजरात है और जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें भी 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल चेंज। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल चेंज की वजह से हमारे यहाँ भी क्या हो जाता है, टाइम में डिफरेंस आ जाता है। और एक इसीलिए हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बना रखा है अपने लिए, जो कि हमारा जो टाइम जोन है वो इलाहाबाद के पास नैनी से होके गुजरता है, यानी कि वो हमारा एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। ठीक, कि यहीं इसी के अकॉर्डिंग हमारे पूरे भारत में टाइम चलेगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 6 बज रहे हैं, तो अदर जगह भी हर एक चीज़ 6 बजे ही होनी चाहिए, या 7 बज रहे हैं तो वो 7 बजे ही होनी चाहिए। तो यानी कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। और जो वर्ल्ड का जो टाइम है उसका रेफरेंस क्या है, वो है ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। ठीक, हमारी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, IST, जो कि नैनी से होके गुजरती है। ओके, तो इसका ध्यान रख लेना। और टाइम में वेरिएशन क्यों आता है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्यों? 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, और अगर 15 डिग्री का डिफरेंस हो तो भाई 15 4 जा 60, यानी कि 60 मिनट हो जाएगा, तो 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा टाइम में। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। चलिए, आई होप कि आप भी इस चीज़ को समझ गए होंगे। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करूँ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ वगैरह, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, और हम लाइन वाइज लाइन हर एक चीज़ को करेंगे। ओके,
तो प्लीज़ इस सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू रखिएगा, और साथ में आप मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम वाली प्लेलिस्ट देख के। लक्ष्मीकांत मैंने स्टार्ट ही कर रखी है, वो वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स जो कि मैंने रमेश सिंह से पढ़ा है, आप वो देख सकते हैं। सी सेट मैंने वो फिनिश ही कर दिया है, और आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल तो यूपीएससी के लिए भी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखने के लिए। ओके, बाकी मैं अदर सीरीज़ भी लाता रहूँगा, तो आप वो सारी चीज़ें भी देखते रहिएगा, ताकि आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से होता रहे, और जिनके कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं तो वो भी देख लीजिएगा, उनके भी कंसेप्ट ठीक हो जाएंगे। ओके, इफ़ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट रिजॉल्व कर दूँगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।